हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो हमारा आईटीआई एग्ज़ाम के लिए जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर वाइज फाउंडेशन क्लास चल रहा है, तो उसका हम लेसन 1 का पार्ट 2 के बारे में देखेंगे। दोस्तों लेसन 1 का पार्ट 1 अपने वीडियो पे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, वहाँ से आप लोग ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, वहाँ से आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो पहला जो चैप्टर हमारा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का था वह कौन सा है? सेफ्टी एंड हेल्थ है। ओके, तो इसका हम पार्ट 2 देखेंगे। तो पार्ट 2 में आग से शुरू करते हैं, इससे पहले वाला हो गया था। ओके दोस्तों, तो आग हम जानते हैं फायर क्या होता है। तो देखिए फायर 3 पदार्थ से मिलकर बनता है, यानी आग लगने के लिए 3 वस्तु का बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर तीनों वस्तु में से कोई एक मिसिंग है तो आग बिल्कुल नहीं लगेगा। देखिए पहला सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहना चाहिए? फ्यूल रहना चाहिए। दोस्तों आग लगने के लिए ईंधन की आवश्यकता नितांत होनी चाहिए। ईंधन के बिना आग बिल्कुल नहीं लगेगा। दूसरा, अब ईंधन को जलाने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होगी, हीट की ज़रूरत होगी। ठीक है, और तीसरा है ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन। ओके दोस्तों, तो फ्यूल, ईंधन और हीट और तीसरा ऑक्सीजन, इन तीन की ज़रूरत आग लगने में होती है। अगर दोस्तों कहीं भी आग लग जाता है तो उस आग को अगर हम बुझाते हैं तो उसमें से क्या ऑक्सीजन को हम हटा देते हैं। ठीक है, और आवश्यकता हो तो फ्यूल को हटाते हैं या हम हीट को ही हटा देते हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं, इन तीनों में से किसी को अब्सेंट करा के हम आग को बुझा देते हैं। ओके दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इस फिगर के माध्यम से आग जो लगती है फ्यूल और हीट और ऑक्सीजन के माध्यम से लगती है। ओके, तो आग एक रासायनिक क्रिया है जो ज्वलनशील पदार्थ तथा ऊष्मा व ऑक्सीजन से उत्पन्न होती है। आग को प्रेरित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो ईंधन होता है, ऊष्मा होता है और ऑक्सीजन होता है। दोस्तों तीनों में से किसी भी एक कारक की अनुपस्थिति विद्युत आग को बुझाने में सहयोगी होती है। ओके, अतः अग्निशामक के दौरान इन मुद्दों पर ध्यान देना दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आग एक रासायनिक क्रिया है जो ज्वलनशील पदार्थ तथा ऊष्मा व ऑक्सीजन से उत्पन्न होती है। दोस्तों आग को प्रेरित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक हैं, देख ही लिए हैं, ईंधन है, ऊष्मा है, ऑक्सीजन है। तो तीनों में से कोई एक कारक अब्सेंट हो जाएगा तो आग क्या करेगी? बिल्कुल नहीं लगेगी। ओके, आगे दोस्तों देखते हैं विद्युत उपकरण में आग लगने के कारण, किस कारण से विद्युत उपकरण में आग लग सकता है। ओके, तो पहला कारण है ढीला कनेक्शन। दोस्तों आप कोई भी कनेक्शन कर रहे हैं, अगर वह ढीला है तो उसमें क्या होगा? स्पार्क होगा। तो स्पार्क होने के कारण, चिंगारी निकलने के कारण आग लगने की संभावना बन जाती है। ओके, तो ढीला कनेक्शन से भी आग लग सकता है। दूसरा, गलत दर रेटिंग के फ्यूज। गलत दर यानी अलग रेटिंग के फ्यूज। दोस्तों अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा की है, यानी फ्यूजिंग डिमांड ज़्यादा का है, 32 एम्पियर तक है, आप 16 एम्पियर का फ्यूज लगा रहे हैं तो वहाँ भी प्रॉब्लम हो जाएगा और उससे आग लगने की संभावना बन सकती है। ओवरलोड के कारण ओवर हीटिंग। दोस्तों जैसे कोई भी आपका वायर है तो वायर का 5 एम्पियर तक इसकी क्षमता है, अगर उसमें से हम 8 एम्पियर तक की क्षमता धारा को प्रवाह कर रहे हैं तो वायर क्या होगा? हीट होगा। तो हीट से उसमें आग लगने का खतरा बढ़ सकता है। ठीक है, हो सकता है। केबल के बीच कंडक्टर का इंसुलेशन नष्ट हो जाना। दोस्तों जो केबल के ऊपर इंसुलेशन लगता है तो ज़्यादा हम वोल्टेज देंगे तो इंसुलेशन पे प्रभाव डालता है। तो यानी कि 415 वोल्ट तक बियर कर सकता है, लेकिन इसमें 650 वोल्ट हम दे दिए तो इसका इंसुलेशन जल जाएगा, जिससे आग लग सकता है। ओके, तो इन कारणों से विद्युत में आग लगने का खतरा रहता है। आगे दोस्तों इस स्लाइड के माध्यम से देखेंगे कि आग कितने प्रकार की होती है और इसे बुझाने के लिए कौन से अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो देखिए आग की श्रेणी, अग्निशामक प्रयुक्त, आग लगने के प्रकार। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जो क्लास ए अग्निशामक होता है, ठीक है, इसमें लकड़ी से लगी आग, कागज, कपड़े
कोयला, ये सब से लगी जो आग होती है, कहा जाए तो सॉलिड में जो आग लगती है वह क्लास ए के अंतर्गत आता है। ओके दोस्तों, अब देखिए अग्निशामक प्रयुक्त जब आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, तो पानी का प्रयोग करेंगे और रेत का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाली स्लाइड को अच्छे से याद रखेंगे, आईटीआई के एग्जाम में इससे प्रश्न निश्चित रूप से बनता है। ओके, क्लास बी को देखते हैं। दोस्तों क्लास बी मिट्टी के तेल, डीजल और ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सब से अगर आग लगती है तो क्लास बी के अंतर्गत आती है। ठीक है, और दोस्तों इसको बुझाने के लिए झाग टाइप यानी फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कभी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग कर दिया जाता है, उसका भी प्रयोग कर लेते हैं क्लास बी को बुझाने के लिए। यानी मिट्टी, पेट्रोल, डीजल ये सब से आग लगती है तो क्लास बी के अंतर्गत आता है। इसको बुझाने के लिए फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों तीसरा जो होता है क्लास सी। ठीक है, क्लास सी के अंतर्गत गैस, एलपीजी इत्यादि वैद्युत से लगी आग को बुझाने के में लगने वाली आग को क्लास सी के अंतर्गत रखते हैं। ओके दोस्तों, यानी जो आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, एलपीजी है, उसमें आग लग गया या वैद्युत में आग लग गया तो इसके अंतर्गत क्लास सी में रखते हैं उसको। ठीक है, उस आग को दोस्तों उसको बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, तो याद रखेंगे शुष्क पाउडर यानी ड्राई पाउडर, CCl4। ठीक है, CCl4 का प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, तो ये सब को बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। ओके, याद रखेंगे। आगे दोस्तों है क्लास डी। क्लास डी जो होता है फायर, दोस्तों जो धात्विक आग लगती है यानी मेटेलिक, यानी आपका मान लीजिए कि अगर वैद्युत में कोई मेटेलिक भाग है उसमें आग लग गई या अदर कहीं मेटेलिक पार्ट है वहाँ पे आग लग गई, लोहे में आग लग गई, तो वह क्लास डी के अंतर्गत आता है। ओके दोस्तों, तो इसको बुझाने के लिए शुष्क पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों एक और पूछता है वैद्युत की आग बुझाने के लिए जो होता है हेलोन, हेलोन गैस का भी प्रयोग किया जाता है। इसको भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्लास डी में धात्विक मेटेलिक में फायर में आग लग गई हो तो क्लास डी में रखते हैं, बुझाने के लिए शुष्क पाउडर का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों एक होता है क्लास के, तो क्लास के में वनस्पति तेल और वसा संबंधी ये सब जो फायर होती है, आग लगती है, क्लास के अंतर्गत आती है और इसको बुझाने के लिए द्रवित रसायन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सब आप याद रखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इस सीरीज के माध्यम से जो भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट है वही सिर्फ कराएंगे ताकि आपके एग्जाम में निश्चित रूप से ये सब देखने को मिले क्वेश्चन। ठीक है, आगे है अग्निशामक के प्रकार। दोस्तों टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, तो अग्निशामक अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसको हम देख लेते हैं। देखिए अग्निशामक यंत्र में उपयोग के लिए जाने वाले अग्निशामक पदार्थ निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे पहला होता है वाटर यानी पानी, तो सिलेंडर पर पट्टी का रंग लाल होता है, जिसमें पानी होता है तो सिलेंडर में पट्टी का रंग लाल होता है। उपयोग क्लास ए की आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग करते हैं, ऊपर देख लिए हैं। ठीक है, द्रव तथा वैद्युतिक की आग बुझाने में इस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ये बात आप याद रखेंगे पानी के बारे में। ओके दोस्तों, दूसरा है झाग यानी फोम, तो सिलेंडर पर पट्टी का रंग क्रीम जैसा होता है यानी क्रीम कलर का होता है। उपयोग के लिए बात करें तो क्लास ए व क्लास बी दोनों बुझाने में प्रयोग कर सकते हैं, घरेलू कार्य हेतु इसे काम में नहीं लिया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे दोस्तों है ड्राई पाउडर, तो सिलेंडर की पट्टी पर रंग नीला होता है किसका, ड्राई पाउडर का। ठीक है, उपयोग क्लास ए में, क्लास बी में, क्लास सी में, क्लास डी में, यानी चारों में हम ड्राई पाउडर का कर लेंगे और विद्युतीय आग बुझाने में हम ड्राई पाउडर का प्रयोग कर लेंगे। ओके दोस्तों, याद रखेंगे। आगे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, तो सिलेंडर पर पट्टी का रंग काला होगा, अगर CO2 होगा तो जो सिलेंडर होगा उस पर जो पट्टी लगा रहता है उसका रंग कैसा होगा, ब्लैक होगा, काला होगा। ठीक है, तो उपयोग की बात करें
तो क्लास बी एवं वैद्युत आग बुझाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। उच्च व निम्न वोल्टता हेतु प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। आगे है वेट केमिकल। तो वेट केमिकल सिलेंडर पर पट्टी का रंग पीला होता है। उपयोग क्लास ए एवं क्लास एफ की, यानी के यहाँ देगा, आग बुझाने में किया जाता है। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे है दोस्तों हेलोन। हेलोन गैस बहुत इंपॉर्टेंट ये गैस है। तो हेलोन प्रकार के अग्निशामक को वैद्युतिक आग बुझाने में प्रयोग की जाती है। ठीक है, हेलोन वास्तव में CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड एवं BCF ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन का मिश्रण होता है। ठीक है, तो इन दोनों को आप याद रख लेंगे। हेलोन किसका किसका मिश्रण होता है? तो CTC और BCF का मिश्रण होता है। केवल CTC का प्रयोग भी वैद्युत आग बुझाने के लिए किया जा सकता है। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CCl4 होता है, जिसका पूर्ण विस्तार कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आगे है अग्निशामक सिलेंडर को प्रयोग में लाने की विधि। दोस्तों आपके पास अग्निशामक है, तो आप कैसे उसको प्रयोग में लाएंगे? ठीक है, तो ये ट्रिक आप याद रखेंगे, पास। ठीक है, PASS। तो पास को ट्रिक रखेंगे कैसे? देखिए, पी से जो होता है पुल, सबसे बड़ा पहले सिलेंडर जो होता है, तो सिलेंडर को क्या किया जाता है? खींचा जाता है, यानी खींचना। पुल यानी खींचना। ठीक है, दूसरा ए से हो जाएगा एम, यानी निशान लगाना। दोस्तों पहले सिलेंडर को क्या करेंगे? खींचेंगे, फिर निशान करेंगे, फिर उसके क्या करेंगे? स्क्वीज करेंगे, यानी दबाएंगे। ठीक है, दबाएंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे? स्वीप, घुमाएंगे। इसलिए आप पास को याद रखेंगे, पी से पुल, ए से एम, एस से स्क्वीज और एस से स्वीप। ओके दोस्तों, तो इन चारों को आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे दोस्तों है विद्युत कार्य के दौरान आग लगने पर, फायर ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक वर्क। तो अगर विद्युत कार्य कर रहे हैं, उस दौरान आग लग जाएगी, तो क्या करेंगे? पहला, हमें तुरंत परिपथ का मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, यदि आवश्यक हो तो सूखी रेत या बालू फेंककर आग बुझाने का प्रयास करना चाहिए। ओके, तीसरा, यदि मेन स्विच ऑफ न हो और सप्लाई चालू हो तो कभी भी पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, मेन स्विच अगर ऑन रहे तो उस दौरान आपका पानी का बिल्कुल प्रयास नहीं करेंगे, अगर आग लग गई है तो। ठीक है, अगला है कार्य करने से पूर्व पोल पर सूचना चस्पा कर देनी चाहिए कि कृपया ध्यान दें, कार्य हो रहा है। ओके, आगे है कार्य संबंधी सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग अति आवश्यक है, जरूर करें सेफ्टी बेल्ट का। आगे है यदि सीढ़ी पर कार्य कर रहे हैं तो अन्य व्यक्ति का सपोर्ट कर लें। ठीक है, कोई भी सीढ़ी पर वर्क कर रहे हैं तो सीढ़ी पर कार्य बिल्कुल कर लें। आगे दोस्तों है सुरक्षा मापदंड अवधारणा। ठीक है, यानी कंसेप्ट ऑफ सेफ्टी मेजर्स। तो सुरक्षा मापदंडों को ध्यान में रखते हुए बाजार में बेहतर उत्पाद छवि के साथ बने रहने के लिए दो मुख्य अवधारणा व्यापार में शामिल की जाती है, जिन्हें आम भाषा में जापानीज व्यापार पद्धति के नाम से जाना जाता है। ओके, ये सुरक्षा मापदंड दो अवधारणाओं में बांटे जाते हैं। एक दोस्तों 5S, जो यही पूछता है आपके एग्जाम में, और दूसरा होता है 5E। तो 5P के बारे में एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, आपको पूछा जाता है 5S। तो जहाँ भी आप जाएंगे तो 5S जरूर आपको मिलेगा। दोस्तों बेसिकली 5S का मतलब होता है क्लीननेस, यानी साफ सुथरा। ठीक है, तो 5S का ए आप स्टेप याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में 5S का स्टेप पूछता है, तो किस स्टेप पे कौन सा है। ओके, इस सुरक्षा अवधारणा के अंतर्गत 5 चरण शामिल किए जाते हैं। तो स्टेप 1 याद रखेंगे, इसे जापानीज में शेरी कहते हैं और इंग्लिश भाषा में सॉर्ट आउट। ओके, तो आप इसको याद रखेंगे, जापानीज को याद नहीं रखेंगे, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, इंग्लिश भाषा को। तो पहले फर्स्ट स्टेप पे क्या है? सॉर्ट आउट है। दूसरे स्टेप पे क्या है? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। ठीक है, और तीसरे पे क्या है? साइन क्लीननेस है। चौथे पे क्या है?
स्टैंडाइजेशन है, पाँचवें पे सुस्टेन है। दोस्तों हिंदी की बात करें तो सॉर्ट आउट यानी छटनी होता है। सिस्टम अरेंजमेंट यानी सिस्टम को अरेंजमेंट अच्छे से रख रखा होता है। तीसरा साइन मतलब चमकाना होता है। ठीक है। चौथा मानकीकरण होता है। और पांचवा जो होता है सिस्टम मतलब कायम रखना होता है। ठीक है। तो इन पांच को आप अच्छे से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। 5 से आप पूछ देगा कि चौथे नंबर पे कौन है, ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है, पांचवें नंबर पे कौन है। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है। इनके बारे में देख लेते हैं। जैसे जो तो छंटनी जो होता है तो इसका प्रथम एस होता है। यह उन आवश्यक सामग्री को कार्यप्रणाली से अलग करता है जो वर्तमान में उत्पादन की दृष्टि से आवश्यक नहीं है। यानी जो कार्यस्थल पे उत्पादन मतलब उससे यूजफुल नहीं है तो उसको अलग करते हैं। इसे रेट टैगिंग के नाम से जाना जाता है। संगठनों को शुरुआत में कई फायदे हैं, जैसे बहुमूल फ्लोर की प्राप्ति, टूटे हुए उपकरणों को अलग करना, अतिरिक्त कच्चे मालों को विलुप्त। ठीक है। दूसरा है क्रम निर्धारण करना यानी सेट इन ऑर्डर। यह विधि सभी सामग्री को उचित रूप से व्यवस्थित करती है ताकि सरलता के साथ उनकी लेबलिंग की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, यह विधि तभी कायम रहती है जब 5S के प्रथम एस की पूर्णतः पालन करते हैं, जैसे सतहों का रंगना, लेबल स्थापित करना, कार्यक्षेत्र स्थानों की रूपरेखा तैयार करना। ठीक है दोस्तों, आगे है चमकना शाइन। यह विधि कार्यक्षेत्र एवं सभी मशीनों को स्वच्छीकरण से संबंधित है। स्वच्छ वातावरण में कार्य करने से कर्मी किसी संयंत्र खराबी को आसानी से समझकर उसकी निवारण कर सकता है। संगठन प्रायः साइन स्तंभ को प्रारंभ करने से पहले साइन असाइनमेंट विधियों एवं उपकरणों आदि को स्थापित करता है। ठीक है। साइन 4 नंबर पे है मानकीकरण स्टैंडाइजेशन। तो 5S सभी तीनों स्तंभों को लागू करने के बाद अलग स्तंभ मानकीकरण है, जिसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रक्रिया का मानकीकरण किया जाता है। ओके। इस विधि के अंतर्गत दोस्तों उस प्रक्रिया का मानकीकरण किया जाता है जो पूर्व के सभी तीनों स्तंभ को कायम रखता है, जैसे कार्य की जिम्मेदारी प्रदान करना, नियमित कार्य के रूप में समाकलित करना, नियमित जांच करना। ठीक है। और आपका आता है पांचवा कायम रखना सुस्टेन। तो यह सबसे कठिन एस है जिसका उद्देश्य है उचित रूप से ही विधियों एवं प्रक्रियाओं को कायम रखना। ठीक है। तो दोस्तों इन पांचों को आप अच्छे से याद रखेंगे। 5S बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको यह देखने को मिल सकता है, मिलेगा। ओके। तो यह विधि नई वर्तमान स्थिति एवं संगठन के कार्यक्षेत्र मापक परिभाषाओं के लिए प्रति केंद्रित है। इस स्तंभ के बिना बाकी सारे स्तंभ ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकते। ओके। अब दोस्तों 5E है तो 5S देख लिए। 5E इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका आप सीक्वेंस याद रखेंगे। पहला से एस से होता है, 5E से होता है एजुकेशन, ई से होता है इनकोरेजमेंट, ई से होता है इन्फोर्समेंट, और इंजीनियरिंग होता है, इवोल्यूशन होता है। ओके। तो 5S इम्पॉर्टेंट होता है, 5E उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आप 5S को अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका लेसन जो हमारा 1 था इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का, सेफ्टी एंड हेल्थ। ठीक है। यानी इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ के जो फर्स्ट आपका लेसन था ये आज कंप्लीट हुआ। पार्ट 1 था और पार्ट 2 में। तो दोस्तों इसके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले वीडियो में हम लेकर आए हैं क्वेश्चन करा के, देन उसके बाद लेसन 2 पे चलेंगे। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।